हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी अभ्यास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका ईयर 2022 में आया हुआ सोशल जस्टिस सेक्शन से, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, इसके माध्यम से सरकार प्रदेय व्यवस्था यानी कि डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत सुधार एक प्रगतिशील कदम है, किंतु इसकी अपनी एक सीमाएं हैं। तो इसके बारे में आपको टिप्पणी करना है 150 शब्दों में। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बताना है कि जो डीबीटी है एक प्रगतिशील कदम है। इसके बाद इससे संबंधित कुछ सीमाओं के बारे में आपको चर्चा करनी है और इससे संबंधित कुछ सुझाव भी इसके अंतर्गत आपको प्रस्तुत करने हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो पारदर्शिता और जवाबदेही के उद्देश्य से सरकार ने अपने कल्याण कार्यक्रमों के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो स्कीम है वह की शुरुआत की। इसके अलावा वर्ष 2011 में नंदन नीलेकर्णी समिति के द्वारा डीबीटी योजना की अवधारणा की सिफारिश की गई थी और डीबीटी के तहत जो सब्सिडी को सीधे लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित करने से जो धोखाधड़ी और जो इसमें रिसाव होता है उसमें कमी देखी गई। इसके अलावा डीबीटी योजना के जो उदाहरण है जिसके अंतर्गत पीएम किसान योजना, मनरेगा और पहल योजना के अंतर्गत इसमें डीबीटी के थ्रू इसमें पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि सरकारी वितरण प्रणाली के क्षेत्र में डीबीटी एक प्रगतिशील कदम है। तो ये जो डीबीटी है ये लाभार्थियों के दोहराव और धोखाधड़ी को ये रोकता है, साथ ही साथ जो लक्षित वितरण प्रदान करता है और भुगतान के विलंब के जो समय है उसको ये रिड्यूस कर देता है। साथ ही साथ बिचौलियों और बिचौलियों की जो संस्कृति है उसको ये मिटा देता है, जिससे भ्रष्टाचार कम होता है और जो गरीब लाभार्थी हैं उनके शोषण में भी कमी देखी जाती है। इसके साथ ही इससे लक्षित धन और सेवाओं को तेज प्रवाह शामिल है जो कि सिटीजन चार्टर की आकांक्षाओं को पूरा करता है। लेकिन इससे संबंधित कुछ सीमाएं भी इसके अंतर्गत विद्यमान है। अगर हम बात करें तो जो कई लाभार्थी हैं बैंकिंग सेवाओं तक उनकी पहुंच नहीं होने के कारण वह इस सेवा से बाहर रखे गए हैं। इसके अलावा जनता के बीच वित्तीय साक्षरता की कमी के कारण जो डीबीटी है अपनी वास्तविक क्षमता उसकी जो होनी चाहिए उसको वह प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। साथ ही साथ जो आधार कार्ड डेटा है, बायोमेट्रिक जो डेटा है उसमें बेमेल सेवा वितरण प्रणाली में ये समस्या उत्पन्न करता है। इसके साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों में ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पर नेटवर्क की सुविधा न होने के कारण इस तरीके की जो सुविधाएं हैं वहां पर नहीं पहुंच पाती। तो ये हमने बात की डीबीटी से संबंधित सीमाओं के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें इसके वे फॉरवर्ड यानी कि इसके निष्कर्ष के बारे में, तो इसमें मजबूत तकनीकी बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण की हमें जरूरत है। साथ ही साथ जो लक्षित लाभार्थी हैं उनके सेवाओं के तेजी से वितरण के लिए विभिन्न जो सरकारी विभाग हैं उनके बीच में सहयोग होना चाहिए। साथ ही साथ उनके में समन्वय की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसके साथ ही जो प्रत्यक्ष लाभ योजना की जो वास्तविक क्षमता का दोहन के लिए इसमें वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सरकार की तरफ से चलाए जाने की जरूरत है। साथ ही साथ जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से संबंधित जो प्लेटफॉर्म है उनका प्रावधान करना चाहिए, जिससे उससे संबंधित अगर कोई इसमें कोई भी गड़बड़ी होती है या इससे संबंधित कोई मुद्दा उठता है तो उसको सिंगल विंडो रिड्रेसल के माध्यम से सॉल्व किया जा सके। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 2 के सामाजिक न्याय खंड से, जो कि 2022 में पूछा गया था। इसकी जो हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून, सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।